हेलो स्टूडेंट्स, नंद एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि पिछले वीडियो लेक्चर में हमने कूलाम के नियम को ज्ञात किया। कूलाम के नियम के अनुसार दो आवेशों के बीच लगने वाले बल के सूत्र को प्राप्त किया था। अब उसी कूलाम के नियम का जो हमारा दूसरा रूप है वो सदिश रूप होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम जानते हैं कि बल जो होता है हमारा वो सदिश राशि होता है, यानी बल को हम जब भी कैलकुलेट करेंगे उसके परिमाण के साथ साथ उसमें दिशा को भी दिखाना आवश्यक हो जाता है। तो इसलिए हम कूलाम के नियम का सदिश रूप पढ़ेंगे जो कि परिमाण के साथ साथ दिशा को भी प्रदर्शित करेगा। अब इसके लिए हम मान लेते हैं हमारे पास दो आवेश है, एक Q1 है, दूसरा Q2 है। अब एक आवेश Q1 है, दूसरा आवेश Q2 है, दोनों के बीच की दूरी क्या है? स्मॉल r है। ठीक, अब हम मान लेते हैं कि Q1 और Q2 दोनों धन आवेश हैं। क्या मान के चलते हैं? हम मानते हैं माना Q1 तथा Q2 दोनों क्या है? धन आवेश हैं। अगर ये दोनों धन आवेश हैं तब Q1 व Q2 के बीच प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। क्या कार्य करेगा? प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा। ठीक बात, क्योंकि हम जानते हैं कि समान आवेश जो होते हैं वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। Q1 और Q2 के बीच प्रतिकर्षण बल कार्य करने का अर्थ ये है कि Q1 हमारा Q2 को प्रतिकर्षित करेगा, यानी ये Q1 उस Q1 को उधर धकेलेगा, यानी अपने से दूर लेके जाएगा। जब Q1 के द्वारा Q2 पर जो बल लगेगा वो बल उसको दूर लेके जाना चाहता है, यानी हम कह सकते हैं कि Q1 के द्वारा Q2 पर जो लगाए गए बल की दिशा है वो इस तरफ हो सकती है। ठीक, Q1 के द्वारा Q2 पर लगाए गए बल की दिशा उस तरफ हो सकती है। बात बढ़िया। दूसरी चीज अगर हम लोग सोचें तो जो Q2 है हमारा ये Q1 के ऊपर प्रतिकर्षण बल लगाएगा। जब Q2 हमारा Q1 के ऊपर प्रतिकर्षण बल लगाता है तो जरा हम इसकी दिशा अगर देखें तो ये वाला जो फोर्स लगाएगा हमारा ये उसको उस तरफ धकेलेगा, यानी यहाँ पर इसकी फोर्स Q2 के द्वारा जो लगाया गया बल होगा वो इस दिशा में होगा। जब Q2 के द्वारा लगाया गया बल इस दिशा में होगा तो हम इसको लिख सकते हैं कि ये हो जाएगा हमारा क्या? Q2 के द्वारा लगाया गया बल। यहाँ हम देखें Q1 के द्वारा लगाए गए बल की दिशा उधर और Q2 के द्वारा लगाए गए बल की दिशा इधर। ठीक, हमने इसको भी F से डिनोट किया और हमने इसको भी F से डिनोट किया। जब हम दोनों को कैपिटल F से डिनोट कर रहे हैं, अब एक बार सोचिए अगर हम यहाँ पे ऐसे लिख देते हैं F और दूसरा वाला भी लिख देते हैं F। चलिए, हमने दोनों F को लिख लिया और आपसे पूछा कि बताइए ये वाला जो F है ये किसके द्वारा लगाया गया है? ये वाला जो F है ये किसके द्वारा लगाया गया है? तो शायद आंसर देना हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने ऐसा कोई सिस्टम नहीं बनाया है, ऐसा हमने कोई सिस्टम नहीं बनाया जिससे हम ये ज्ञात कर सकें या जिससे हमको ये मालूम हो सके कि कौन सा बल कौन लगा रहा है। ये वाला बल किसके द्वारा लग रहा है या फिर ये वाला बल किसके द्वारा लग रहा है। इसी को समझने के लिए हम एक सिस्टम उत्पन्न करते हैं, नया चीज जनरेट करते हैं। उसको थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। हर किताबों में आपको ये अलग अलग तरीके से समझाया गया है, लेकिन सबका फाइनल रिजल्ट जो होगा, फाइनल परिणाम जो आता है वो एक ही होता है। जिस तरीके को आप समझेंगे उसी तरीके का इस्तेमाल आप पूरे टॉपिक में करेंगे। ऐसा नहीं कि आप बार बार तरीके को चेंज करेंगे। जैसे हम ये कहें, पहले हम दूरी के लिए ट्राई कर लेते हैं। ठीक, Q1 से Q2 की दूरी, Q1 से Q2 की दूरी, किसकी दूरी निकाली जा रही है? आवेश Q2 की दूरी किससे निकाली जा रही है? कहां से? Q1 से। Q2 की दूरी Q1 से। इंग्लिश लैंग्वेज हम यूज करते हैं इसमें। जैसे हम इसको ये लिखें, किसकी दूरी निकाल रहे हैं? Q2 की। अगर हम इसको 2 से दिखाएं, 2
Q2 फ्रॉम Q1। किससे दिखाएं? 2 मतलब Q2 फ्रॉम Q1। अगर हम इसको ऐसे लिख दें 2 और 1, ये 2 जो हमारा होगा पहला वाला ये दिखाएगा 2 और इसका मतलब हो जाएगा फ्रॉम। यानी हम ये कहें कि जो पहला वाला नंबर लिखेंगे ये हमको बताएगा कि हम किसकी दूरी निकाल रहे हैं। दूसरा वाला नंबर हमको बताएगा कि वो दूरी हम कहाँ से निकाल रहे हैं। 2 हो जाएगा ये Q2, फ्रॉम हो जाएगा ये Q1। ठीक, यानी हम Q2 की दूरी निकाल रहे हैं Q1 से। तो जब Q2 की दूरी Q1 से निकालना हो तो हमने इसको कैसे दिखाया? R21 से। ठीक बात, वेक्टर लगा देते हैं क्योंकि अब डायरेक्शन क्लियर हो गया, दिशा हमको मालूम चल गई। दूसरी चीज, अगर हम यही इसका जस्ट अपोजिट कहें, इसका हम उल्टा कहें कि हम Q1 की दूरी निकालना चाहते हैं Q2 से। ठीक बात, जब हम Q1 की दूरी Q2 से निकालना चाहते हैं तो क्या हम ऐसे लिख सकते हैं 2Q1 कहाँ से? फ्रॉम Q2। क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं R12? क्यों? ये हमारा बताएगा 2 मतलब किसका निकाल रहे हैं, ये बताएगा फ्रॉम मतलब कहाँ से निकाल रहे हैं। इसमें देखें तो ये हो जाएगा हमारा 2, ये क्या हो जाएगा? फ्रॉम। बात क्लियर? एक बार फिर समझिए, R21 का मतलब जिसकी दूरी निकालेंगे वो पॉइंट पहले लिखेंगे, जहां से दूरी निकालेंगे वो पॉइंट हम बाद में ले जाके लिखेंगे। ठीक बात, तो यहां पर हम Q2 की दूरी निकाल रहे थे इसलिए 2 हमने पहले लिखा, Q1 से निकाल रहे थे इसलिए हमने 1 बाद में लिखा। यहां हम अगर इस वाले कंडीशन में देखें तो हम Q1 की दूरी निकाल रहे थे इसलिए हमने 1 पहले लिखा, Q2 से निकाल रहे थे इसलिए हमने 2 बाद में लिखा। यानी हम ये कहें कि जहां की जिसकी दूरी निकालनी है उसको पहले, जहां से निकालनी है उसकी दूरी बाद में। चलिए, दूरी वाली बात क्लियर हो गई। यानी हम Q2 की दूरी Q1 से निकालना चाहेंगे तो R21 और Q1 की दूरी Q2 से निकालना चाहेंगे तो R12। बात क्लियर। अब हम देखें ये जो फोर्स है हमारा, ये वाला फोर्स, हम इस फोर्स की बात करें तो इस पर फोर्स लगा कौन रहा है? Q1। Q2 पर फोर्स कौन लगा रहा? Q1। ठीक, किस पर फोर्स लग रहा? Q2 पर। हम ऐसे कहें कि Q2 पर फोर्स लगा रहा है Q1 के द्वारा, यानी Q2 पर बल लग रहा है Q1 के द्वारा। लग किस पर रहा है? Q2 पर। किसके द्वारा? Q1 के द्वारा। यानी अगर इसको थोड़ी सी इंग्लिश में हम समझना चाहें तो इसको अगर हम लिखें F21, पहले वाले के लिखेंगे ऑन मतलब पर, 1 मतलब लिखेंगे बाई मतलब के द्वारा। यानी Q2 पर Q1 के द्वारा ऑन 2/1, यानी Q2 पर Q1 के द्वारा बल लग रहा है। F21 का मतलब क्या समझ में आया? ऑन 2/1, यानी Q2 पर Q1 के द्वारा। जिस पर बल लगेगा उस पॉइंट को पहले लिखेंगे, जिसके द्वारा लगेगा उसको बाद में लिखेंगे। वही चीज अगर हम यहां ट्राई करें तो किस पर बल लग रहा है? ऑन 1, किसके द्वारा लग रहा है? 2। यानी F12 का मतलब क्या हो गया? ऑन, और ये क्या हो गया? बाई। यानी जिस पर फोर्स लगेगा उसको पहले लिखेंगे, जिसके द्वारा लगेगा उसको बाद में लिखेंगे। बात क्लियर? यहां से अब बात समझ में आने लगी है कि जब हम F12 कहीं लिखा हुआ पाएंगे, F12 लिखा हुआ पाएंगे तो हम कहेंगे कि 1 पर फोर्स लग रहा है 2 के द्वारा। F21 लिखा हुआ पाएंगे, जैसे हम F12 लिखा हुआ पाएंगे
तो कहेंगे 1 पर लग रहा है 2 के द्वारा। अगर हम F21 लिखा पाएंगे तो कहेंगे 2 पर लग रहा है 1 के द्वारा। ठीक, बात क्लियर हो गई। यानी हम नॉमेनक्लेचर में F1, F21, F12, F12, F21 जैसे भी लिखते हैं, इसकी मीनिंग हम अब समझ पाएंगे। ठीक बात। तो कूलाम का नियम जो लगता है, ध्यान दीजिएगा, कूलाम्स लॉ जो लगता है हमारा, अब Q1 और Q2 को मिलाने वाली जो रेखा है इसी पे वो काम करेगा। हम ये कहें कि Q1 Q2 पर भी बल लगाता है और Q2 Q1 पर बल लगाता है, यानी हम Q1 के द्वारा लगाया गया बल भी कूलाम के नियम से निकाल सकते हैं और Q2 के द्वारा लगाया गया बल भी कूलाम के नियम से निकाल सकते हैं। बात क्लियर। तो जब हम Q1 के द्वारा लगाया गया बल और Q2 के द्वारा लगाया गया बल दोनों निकाल सकते हैं, तो ध्यान दीजिए, तो वो बल होगा कितना, जरा उसको कैलकुलेट करते हैं। हम सबसे पहले Q2 पर Q1 के द्वारा कितना बल लगता है उसको निकालते हैं। उसको हम लिखेंगे कैसे, ऐसे लिख सकते हैं, तब लिख सकते हैं हम लोग कूलाम के नियमानुसार, ध्यान दीजिएगा, लिख सकते हैं कूलाम के नियमानुसार। तो लिख सकते हैं F21, क्या लिख सकते हैं, F21 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 हो जाएगा, Q2 अपान क्या हो जाएगा, R²। अगर हम इसकी बात करें तो हम कहेंगे कि ये अभी क्या है, परिमाण है, इसमें दिशा नहीं है। अगर हम क्लास 11th की बात करें, क्लास 11th की बात करें तो आपको वेक्टर चैप्टर पढ़ाया गया होगा, जिसमें ये बताया गया होगा कि ये जो हमारा वेक्टर R होता है ये R इंटू यूनिट वेक्टर R के इक्वल होता है। अगर ये यहाँ वेक्टर है, ये परिमाण है, तो इसमें यूनिट वेक्टर से अगर हम मल्टीप्लाई कर दें, गुणा कर दें, तो हमको क्या पता चल जाएगा कि F21 हमारा क्या हो जाएगा, सदिश राशि। यानी यहाँ पे हम लिख सकते हैं R21 का यूनिट वेक्टर। क्लियर। इसी प्रकार अगर हम लोग इसको निकालना चाहें F12, तो ये हो जाएगा हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा Q1 Q2 अपान क्या हो जाएगा, R²। ठीक, Q1 Q2 अपान R²। यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं R12 का यूनिट वेक्टर, ये हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 1 और ये क्या हो जाएगा, समीकरण नंबर 2। हम इसको कूलाम के नियम का सदिश रूप कह सकते हैं। इसका ये पहला फॉर्मेट है। हम इसको थोड़ा और आगे बढ़ा सकते हैं, क्यों, क्योंकि हम यहाँ से ये निकाल सकते हैं कि यूनिट वेक्टर R इज इक्वल टू वेक्टर R अपान R। ठीक, अगर हम इसी फार्मूले को इसमें अगर यूज कर दें, उस फार्मूला को अगर हम इसमें इस्तेमाल करें, तो हम सिंपल तरीके से कह सकते हैं कि, ध्यान दीजिएगा, यहाँ से हम कह सकते हैं यूनिट वेक्टर R21 इज इक्वल टू, लिख सकते हैं R21 का होल वेक्टर अपान R, और क्या लिख सकते हैं, यूनिट वेक्टर R12 इज इक्वल टू वेक्टर R12 अपान क्या लिख सकते हैं, R। हम चाहें तो इसमें इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब लिख सकते हैं समीकरण 1 व 2 से, ध्यान दीजिएगा बात को, जब 1 लिखेंगे तो F21 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R² इंटू क्या लिख सकते हैं, R21, यानी फुल वेक्टर R21 अपान R। अगर मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R², ये हो जाएगा R21, ये R इसको क्या कर देगा, Q। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। ठीक, इसी प्रकार हम F12 भी कैलकुलेट कर सकते हैं। F12 जब निकालेंगे इससे, तब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
ये हो जाएगा Q1 Q2 अपान आर क्यूब। ठीक, यहाँ पे लिख सकते हैं R12 का फुल वेक्टर। ठीक, ये हो गया हमारा सदिश के रूप में न्यूटन्स का कूलम्ब्स का समीकरण, कूलम्ब्स का लॉ। ठीक बात, ये एक फॉर्मेट हो गया हमारा यूनिट वेक्टर के रूप में, ये फॉर्मेट हो गया हमारा फुल वेक्टर के रूप में। हमने वेक्टर में एक चीज और पढ़ी है, हम आपके सामने कूलम्ब्स के सदिश रूप का एक फॉर्मेट और लेके आते हैं, एक तरीका और समझाना चाहते हैं। इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग वीडियो को रोक करके, तो फिर हम आगे बताएं आपको। चलिए देखते हैं, आपने सदिश वेक्टर में नियम का, सदिश जब नियम आप पढ़ रहे होंगे तो आपने उसमें एक चीज पढ़ी होगी जिसको हम लोग स्थित सदिश के नाम से जानते थे, पोजीशन वेक्टर। क्या कहते थे? पोजीशन वेक्टर। सपोज करिए हमारे पास, मान लीजिए ये x है और ये y दो कोऑर्डिनेट हैं, ये ओरिजिन है। क्या है? ये हमारा क्या है? ओरिजिन है। ठीक बात। अब यहाँ से अगर हम लोग देखें तो ये हमारा हो जाएगा Q1, सपोज कर लेते हैं यहाँ से Q2, और Q1 का यहाँ से जो स्थित सदिश है R1 है, और Q2 की जो स्थित सदिश है वो मान लेते हैं क्या है? R2 है। ठीक, अगर हम Q1 और Q2 के बीच में लगने वाले बल के मान को कैलकुलेट करें, ज्ञात करें। ठीक, यहाँ पे पहले थोड़ा सा लिख लेते हैं। माना आवेश Q1 व Q2 के स्थित सदिश, Q1 व Q2 के स्थित सदिश क्रमशः R1 व R2 है। ठीक बात, R1 और R2 है। अब चूंकि हमको निकालना है कूलम्ब्स लॉ, कूलम्ब्स लॉ जो होता है हमारा वो Q1 और Q2 के बीच में लगने वाले बल को बताता है। तो Q1 और Q2 के बीच की दूरी भी हमको ज्ञात करना बड़ी जरूरी हो जाती है। तो चलिए हम Q1 और Q2 को मिला देते हैं ऐसे। अब हम मान लेते हैं यहाँ की डिस्टेंस क्या हो गई हमारी? डेल्टा R। ठीक बात। अगर यहाँ से हम लोग देखें अपने कक्षा 11 में वेक्टर चैप्टर में, सदिश चैप्टर में, अपने सदिशों के जोड़ने का त्रिभुज नियम आपने पढ़ा होगा, उसमें ये बताया गया होगा। त्रिभुज के नियम से अगर हम लोग देखें, अगर हम लोग त्रिभुज के नियम से देखें तो यहाँ क्या हो जाएगा हमारा? R1, ये एरो प्लस क्या हो जाएगा हमारा? डेल्टा R। ठीक, इधर एरो चेंज हो गई, इक्वल कर देंगे, फिर क्या हो जाएगा हमारा? R2 वेक्टर। क्लियर? यहां से अगर हम लोग डेल्टा R निकालना चाहें तो हो जाएगा R2 माइनस R1 वेक्टर। R2 माइनस R1 मतलब हम Q1 से Q2 की दूरी निकाले। यही चीज जब हम Q2 से Q1 की दूरी निकालेंगे तो डेल्टा R इजिकल टू क्या हो जाएगी? R1 माइनस R2। बात क्लियर? ठीक, चलिए ठीक है, इसको अप्लाई करते हैं इसमें। अब यहां से अगर हम Q2 पर फोर्स निकालना चाहें तो Q2 पर Q1 के द्वारा जो लगने वाला बल होगा यही, और मेथड आपका कौन सा? वही। फोर्स किस पर लग रहा है? ऑन 2/1। क्लियर? यहां निकालना चाहेंगे तो ऑन 1/2। ठीक, अब हम निकालें Q1 के कारण Q2 पर बल। ठीक बात, निकालते हैं। Q1 के कारण Q2 पर बल, इसको क्या कह सकते हैं? F21 ऑन 2/1 इजिकल टू क्या हो जाएगा? 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R²। बात क्लियर? थोड़ा सा समझिए, जस्ट इसके पहले वाले इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 को अगर आप लोग देखें तो उसमें क्या था हमारा? यूनिट वेक्टर, या जिसको हमने R21 इजिकल टू क्या कहा था? फुल वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड। ठीक, यहां से अगर हम लोग निकालना चाहें उस R की वैल्यू हमारी कितनी? R2 माइनस R1। इक्वेशन हमारा क्या आया था?
F21 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R क्यूब R21 का फुल वेक्टर। बात क्लियर? इस R के मैग्नीट्यूड का क्यूब अगर यहां पे हम रखना चाहें तो सिंपल लिख सकते हैं, इस R स्क्वायर की जगह हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं R2 माइनस R1 का क्यूब। ठीक, फिर क्या लिख सकते हैं यहां पे R2 माइनस R1 वेक्टर। क्लियर? ठीक, एक रूप हमारा ये हो गया, थोड़ा सा अच्छे तरीके से लिख दिया जाए ये F21 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान क्या हो जाएगा हमारा मॉडुलस ऑफ R2 माइनस R1 का होल क्यूब इंटू क्या हो जाएगा R2 माइनस R1 का फुल वेक्टर। ठीक, F12 यानी यहां पे हम लोग निकाले Q2 के कारण, अब निकालें Q2 के कारण Q1 पर बल। ठीक, तो इसको कैसे लिखेंगे F12 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? किस पर लग रहा है? 1 पर। किसके कारण? 2 के। ठीक, ऑन 2 पाई 1। ठीक बात। यहां पे हम लोग लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान, एक चीज क्या हो जाएगी Q2 से Q1 की दूरी चेंज हो गई R1 माइनस R2 का क्यूब, फिर क्या हो जाएगा R1 माइनस R2 का फुल वेक्टर। तो इस तरीके से ये जो इक्वेशन नंबर 5 और इक्वेशन नंबर 6 है, ये आपका स्थिर सदिश के रूप में कूलॉम का नियम है। इसके पहले आपका जो था फुल वेक्टर के रूप में कूलॉम का नियम था। उसके पहले जो आपका था वो क्या था? एकांक वेक्टर यानी यूनिट वेक्टर के रूप में। इक्वेशन 1 और 2 आपका जो है ये यूनिट वेक्टर के रूप में था। 3 और 4 जो है आपका ये फुल वेक्टर के रूप में था। ठीक, और उसके बाद जो 5 और 6 है आपका ये पोजीशन वेक्टर के रूप में था। बात क्लियर? ठीक, अगर इसी में हम समझें एक चीज अगर देखें तो जो हमारा इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 हम किसी भी इक्वेशन से निकाल सकते हैं। 1 2 से भी ज्ञात कर सकते हैं, 3 4 से भी, 5 और 6 से भी। ठीक, चाहे 1 2 से निकाले, चाहे 3 4 से निकाले, चाहे 5 6 से निकाले, रिजल्ट हमारा वही आने वाला है। जैसे हम गौर करें तो हमारा F12 और F21 क्या आया हुआ था? यूनिट वेक्टर के रूप में आया हुआ था हमारा। F21 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R क्यूब। ध्यान दीजिएगा ये आया था, सॉरी फुल वेक्टर के रूप में ये आया था हमारा R21 का फुल वेक्टर। ये क्या आया था? F12 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R क्यूब। ये आया था हमारा R12 फुल वेक्टर के रूप में। यहां से अगर हम लोग देखें, अगर यहां से देखें तो R12 या ऐसे कहें R21 इक्वल है हमारा R12 के भी। कोई दिक्कत? इक्वल है नहीं, दोनों की डायरेक्शन अलग है। तो ये दोनों इक्वल कब हो सकते हैं? हम देखें एक की दिशा इधर है, दूसरे की दिशा इधर है। परिमाण में तो वो समान है परंतु दिशा में क्या है? विपरीत है। ऐसा करने के लिए हम क्या करते थे? यहाँ पे क्या लगा सकते हैं? माइनस। जैसे हम यहाँ पे माइनस लगाएंगे, अगर इस इक्वेशन में रखें तो F12 इज इक्वल टू लिख सकते हैं माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान क्या हो जाएगा R क्यूब। अब इसकी जगह क्या यूज कर सकते हैं? R21। बात क्लियर? अब इस समीकरण दोनों को अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो सिंपल कह सकते हैं कि F21 जो है हमारा ये इक्वल है किसके? माइनस F12 के। F21 बराबर है किसके? यहां से अगर हम लोग देखेंगे ये वाली पूरी चीज और ये वाली पूरी चीज को हम लोग लिख सकते हैं क्या? F21 लिख सकते हैं। क्लियर? तो F21 बराबर है किसके? माइनस F12 के। तो निष्कर्ष क्या निकलता है कि जितना आवेश Q1 Q2 पर लगाता है
कि जितना बल आवेश Q1 Q2 पर लगाता है उतना ही बल आवेश Q2 Q1 पर लगाता है। यानी हम कह सकते हैं कि Q1 और Q2 के द्वारा जो लगाया गया बल है परिमाण में समान है परंतु दिशा में क्या है, विपरीत है। बात क्लियर। तो इस तरीके से आपका कूलाम के नियम का सदिश रूप कुल 3 रूपों में हमने आपको दिखाया करके, यूनिट वेक्टर के रूप में, फुल वेक्टर के रूप में और उसके साथ साथ आपका पोजीशन वेक्टर के रूप में। अब हम मिलते हैं अगले लेक्चर के साथ। थैंक यू।